ये स्पाइडर में भी यूज, आप तीनों का बैकग्राउंड देखो, तीनों में लाइटिंग अलग अलग है, लाइटिंग और इसका जो शूटिंग का टाइम है सेम है। तो ये जो टाइम है वो सेम दोपहर को 2 बजे मैंने, क्योंकि वो मेरी विंडो जो है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, तो मुझे 12-1 बजे तक ही उसका शूट करना है, उसके 3 बजे के बाद वो सन चला जाएगा दूसरी विंडो में। तो ये जो लाइट है मुझे मिलेगी नहीं, फिर वो लाइट को कैसे मोल्ड करना है, दैट यू कैन लर्न बाय एडिटिंग। तो वो हर चीज अपनी फेवर में नहीं होती है। लेकिन जब ये क्यों विंडो में किया, क्योंकि लॉकडाउन था, मैं जा नहीं पा रहा था। अगर वो नेचुरल अगर लाइट में बाहर करना है तो मैं हर एक एलिमेंट को मैं खुद शूट करता हूँ, तो मुझे पता है कि लाइटिंग कैसे मैच कर रहा है। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट शूट करते हैं या फैशन फोटोग्राफी शूट करते हैं कहीं पर भी, तो जो फोटोग्राफर होता है, तो फोटोग्राफी के लिए बोला जाता है कि जब तक वो फोटोग्राफर लाइट को समझ लिया तो पूरी जिंदगी उसकी बदल गई। फोटोग्राफी का डेफिनेशन वही होता है कि आपको यू टू अंडरस्टैंड लाइट, लाइट कहाँ से आती है उसको आप समझोगे तो आप वो फोटोग्राफी में ज्यादा सक्सेस हो गया। एक्सपोजर ट्रायंगल तो बाद में आता है, पहले वो थंब दिखाते हैं कि आप लाइट समझोगे कहाँ पे लाइट आती है, मॉडल का नोज कैसे दिखेगा, मॉडल का ये कहाँ दिखेगा। तो दिस वर्क एज एन, हम लोग देखते हैं कि मॉडल का नोज ये है, ये दिखेगा तो शैडो कहाँ पे आएगा, मेरा लाइट कहाँ जाना है, मॉडल को कहाँ खड़ी रखनी है। तो पूरा दिन हम लोग वो नेचुरल लाइट में शूट करते हम लोग देखते हैं दिन में, कुछ आपका लाइट मीटर नहीं तो भी आप वो देखते हैं कि मेरा कम से कम शैडो कहाँ पे आएगा और कम से कम सॉफ्ट लाइट मुझे कहाँ अच्छी मिलेगी, उस हिसाब से शूट करते हैं। ये मेरा थंब रूल होता है, ये लाइट सीखना होता है। तो वही लाइटिंग के प्रिंसिपल है मैं मेरी मिनिएचर फोटोग्राफी अप्लाई करता हूँ। तो अगर हम लोगों ने वो, और वो मिनिएचर में अगर स्टोरी नहीं है और वो एक्सप्रेशन उनके वो थीम के हिसाब से नहीं है, तो वो जिसके लिए आपने शूट किया, प्री वेडिंग शूट के लिए आपने मिनिएचर किया, लेकिन आपने क्लाइंट को देखा ही नहीं। किसी फोटोग्राफर ने मुझे बोला कि आप मिनिएचर कर दो, मैं नहीं करता हूँ वैसे। वो क्लाइंट को मिलूंगा या तो क्लाइंट से इंटरेक्ट करूंगा, अगर मुझे उनको नहीं दिखाना तो मैं उनको बोलूंगा फोन पे बात करा दो। फोन पे बात करता हूँ, उनका नेचर वो कैसे मिले, क्या उनका जो नेचर है जानने की कोशिश करता हूँ, उनकी हॉबीज, उनका जो लाइफ में क्या क्या काम करते हैं, उस हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। तो वो जिसको पिक्चर दिए वो 2 सेकंड में अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, अरे यार ये तो मेरी जिंदगी दिखा दी उन्होंने। सो ये अगर आपने कर लिया तो ये मिनिएचर का आपका फंडा है, किसी के लिए बनाते हैं वो सक्सेस हो जाएंगे। एनी अदर कोणाला प्रश्न सर विचारा। यस सर। हेलो सर। हाँ सर लेंस के हिसाब से डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम कम ज्यादा होता है, नहीं, तो पहले आप तो मैं बता टॉयज दूं, पे और ह्यूमंस पे किस तरह से लेंस को ट्रीट करते हैं नहीं अलग देखिए, अलग से? हाँ पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये फोटोग्राफी करने के लिए आपको कोई स्पेशल कैमरे की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल लेंस की जरूरत नहीं। मैंने जो पहली इमेज बनाई थी मेरे पास उस टाइम पे था 3300 और 1855 का जो किट लेंस था उसके ऊपर से बनाई थी। अभी जो मैं बना रहा हूँ वो मेजर मेरा रहता है 50 mm लेंस, जो हर एक फोटोग्राफर का होता है। फोटोग्राफर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है 50 mm लेंस से, बाकी कोई लेंस नहीं। अभी मैं D810 यूज करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी फुल फ्रेम पे डाइवर्ट हो गया हूँ तो मेरा रेडी टू गो हो, ऐसा नहीं कि मैं 3300 नहीं कर सकता हूँ। आप कोई भी कैमरा लीजिए, पॉइंट शूट कैमरा लीजिए, मैं उसके ऊपर भी मिनिएचर क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। सो मैं वही बोलता हूँ कि आप अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। आपने अगर वो थीम सोचा है तो आप किसी भी कैमरे से, वो कैनन हो, निकॉन हो, बेसिक क्रॉप सेंसर हो या फुल फ्रेम हो, आपका किट लेंस हो या 50 mm लेंस हो, आप ज्यादा इसमें जाएंगे या 35 mm में गए या दूसरे किसी वाइड एंगल लेंस में चले गए तो आपको डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम आएगा। तो वो करने की जरूरत ही नहीं, आपको नेचुरल एलिमेंट में नेचुरल बेसिक लेंस बेसिक कैमरा से वो शूट करना है। ओके, थैंक यू सर। माय प्लेजर। हेलो। हाँ जी। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सपोज एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग एडिटिंग किस हद तक करनी चाहिए सर? अभी कभी कभी ऐसा होता है कि एडिटिंग करने के बाद अपना ही फोटो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा लगता है यार खराब होगा। हाँ तो इसलिए मैं जैसे अब एक अपनी फोटोग्राफर जो जॉनर्स बोलते हैं उसमें भी 2 वर्जन हो जाते हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि हम एडिटिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एडिटिंग तो पहले के जमाने में भी होती थी। जब फिल्म होती थी हम लोग बोलते फिल्म में हम लोग लेके आते थे और तुरंत वो शूट करके दे देते थे, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक दैट। उस टाइम पे भी एडिटिंग होता था, डार्क रूम में एडिटिंग होता था। जिसने डेवलप किया उसको जाके पूछो, हरे ब्लैक ने अपने दिया तो जो केमिकल का या जो फिल्म का आपका ISO का डिफरेंस आता था वैसे ही होता था। तो इसी तरह से एडिटिंग आपको करना चाहिए, लेकिन वो जो लक्ष्मण रेखा है कि मुझे किस हद तक जाना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। जैसे हम लोग कैमरा में पिक्चर शूट करते हैं तो कैमरा को आपने लैंडस्केप शूट किया, उसको तो नहीं पता है कि वो क्या करता है। रॉ में आप शूट करो, हर कोई हमको बोलता है रॉ में आप शूट करो, रॉ में शूट करो। रॉ में शूट करते हो, जब आप लाइट रूम में फोटोशॉप में खोलते हो या कहीं जैसे ही खोल के प्रेजेंट किया आपको लगता है अरे ये तो जहाँ वो ये कोने में माउंटेन के नीचे वहां जो मुझे वो हट वगैरह दिखाना था वहां तो पूरा डार्क हो गया। तो नाउ वो जो इमेज है उसमें आपको आपका जो विजन था, आपने जो देखा था उसको दिखाना है।
तो जो फ्लैट इमेज है, कैमरा क्या करता है, रॉ इमेज में पूरा जितना भी लाइटिंग, लाइट्स एंड शेडो, उसकी डेटा वो कलेक्ट करता है। तो उसको आपके हिसाब से वो जो विजन है उसके हिसाब से एडिट करना है, वो कितना एडिट करना है वो लक्ष्मण रेखा आपको खुद को बांधनी पड़ेगी कि मुझे इतनी हद तक ही करना है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको किस हद तक जाना है, लेकिन वो इमेज इतना भी ओवर प्रोसेस ना लगे। जैसे स्किन रीटचिंग करना है तो जो उसको नेचुरल स्ट्रेंथ या नेचुरल टेक्सचर है वो चला गया, या वो जो देखने वाला है वो बंदा वो बोले तो मेरी इमेज है ही नहीं, मुझे तो आपने शाहरुख खान बना दिया, या तो वो लड़की बोलेगी मेरी स्किन ऐसी नहीं है। आपको उसकी स्किन की जो ब्लेमिशेस है वो निकालना है, लेकिन जो स्किन का जो कलर है, उसका जो टोन है, वो जो लड़की या जो मॉडल का आपने फोटो लिया उसका अगर प्लास्टिक स्किन बना दिया सो सी ऑल्सो वोंट गेट कनेक्टेड, और उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो जो नेचुरल स्किन का टोन है, नेचुरल स्किन का टेक्सचर है, उसी हद तक उसको एडिट करना है, लाइटिंग भी उसी हद तक करना है। वो जो एडिटिंग कहाँ तक करना है वो लक्ष्मण रेखा में अपने आप को बांधनी है। मैं आपको कोई एक ये नहीं बता सकता कि आप 5 किलोमीटर जाइए उसके बाद मत कीजिए एडिटिंग, या तो 25 लेयर जाइए उसको मत कीजिए। जैसे मैंने पहली इमेज बनाई थी उसमें 5 लेयर थे, अभी जो लास्ट आपने इमेज देखी उसमें 50 लेयर्स थे, क्योंकि वो मेरी इमेज के हिसाब से मैं उसको मोल्ड करता हूँ। तो मेरा विजन, मैंने जब इमेज स्टार्ट की, तो आप जब ये पोर्ट्रेट या वेडिंग या कुछ भी लेते हो तो उस टाइम पे आपके दिमाग में वो इमेज, मॉडल का भी पिक्चर है तो वो लेते टाइम ही आपके दिमाग में वो इमेज होनी चाहिए कि मुझे ये लाइट एंड शेडो या ये तो मुझे ऐसे दिखाना है, या उसका टेक्सचर ऐसे दिखाना है। जो विजन आपने इमेज लिया उस टाइम पे है उसी लेवल तक आप जाइए। फिर उसको आप ज्यादा मेकअप लगाएंगे, उसको स्किन को ज्यादा स्मूथ करेंगे या मोम की गुड़िया बना दिया तो फिर वो एडिटिंग आपका पूरा वेस्ट जाएगा। सो मैं तो चाहूंगा कि वो एडिटिंग फोटोशॉप के ऊपर बैठने से पहले जब पिक्चर क्लिक करते हैं ना, उस टाइम पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे किस लेवल तक इस पिक्चर को प्रेजेंट करना है, चाहे वो फैशन फोटोग्राफी हो या फूड फोटोग्राफी हो, एनी जॉनर। तो वो लेवल तक ही आप उसको एडिट कीजिए। आपका जो विजन था इमेज लेने के टाइम पे, आपका जो था वो इमेज के मुझे इतना ब्लर दिखाना है या इतना करना है, तो इतना मत दिखाइए कि वो पिक्चर देखने वालों को लगे तो पूरा पे वो बोलते हैं ना मलहम पट्टी करके पूरा पिक्चर बिगाड़ के रख दिया। उतने लेवल तक मत जाइए, और वो लक्ष्मण रेखा आपको खुद को ही डिसाइड करनी है। ओके सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर। सर आप इमेज निकालने से पहले कुछ स्केचिंग वगैरह निकालते हो? हाँ, जनरली मैं पहले नहीं करता था, जनरली मैं करता हूँ वो मूड बोर्ड, एक सिंपल सा स्केच, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा ड्राइंग बनाता हूँ, एक सिंपल सा स्केच होता है कि जिसमें सोच लेता हूँ मेरा जो ऐसा हो कि जब मैं शूट करूँ तब मुझे दिमाग में वो एक विजुलाइज करके रख देता हूँ कि ये भले वो कैरेक्टर उसकी जगह मैंने एरो रखा है कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ से ये लाइट आएगी, लाइट का एरो है, या बैकग्राउंड यहाँ पे भी ये रखूंगा, यहाँ से ये रहेगा, एक स्केच जैसा बना करके उसी के ऊपर मैं डेवलप करता हूँ। तो मूड बोर्ड बोलते हैं, मूड बोर्ड जैसा बना के फिर मैं उसको आइडिया को डेवलप करता हूँ। नहीं तो फिर क्या है, वो जब करने स्केच बैठे तो फिर से 100 हेल्प होता होगा लाइट को जस्टिफाई करने का। क्या, सॉरी समझा नहीं मैं। स्केच को स्केच जब हम लोग निकालते हैं तब हाँ। एक लाइट को हम लोग सेंस कर सकते कि यहाँ से नहीं लाइट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे शैडो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो जो दिमाग हम लोग जब ये मैंने बोला ना, ये कपल के लिए अगर ये गाड़ी के लिए मैंने शूट किया तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ सनराइज हो। आप सोचो ये जो नीचे ये जो गाड़ी वाला सीन है उसके अंदर वो जो नीचे रखा हुआ छोटा सा टॉवेल है जो लैंड लग रहा है आपको, और आप मानोगे उस टाइम पे मैंने 2 मिनट में सोचा कि मुझे उसके नीचे एक हर्डल दिखाना, तो मेरे पास स्टेपलर पड़ा था, स्टेपलर नीचे रख दिया गाड़ी के नीचे, और ये जो आपको ये माउंटेन जैसा वो स्टेप जैसा दिख रहा है कि वो धार आ गई है, तो वो जो इमेज है वो मेरे दिमाग में है। तो उसको मैं जो विजुलाइज करता हूँ उस टाइम पे वो जो दिमाग में मेरे विजन आया है, मैंने जो विजुलाइज किया, तो उस टाइम का जो लाइटिंग वगैरह उसको कुछ फैंसी कोई ड्राइंग नहीं बनाता हूँ, सिर्फ वो उसको पकड़ के चलो वो विजन को, क्योंकि ऐसा होता है कि ये विजन तो मुझे रात को 12 बजे आया, तो मॉर्निंग में उठ के पहले वो मैं एक मूड बोर्ड जैसा बना लेता कि गाड़ी रखनी है, यहाँ पीछे एक बच्चा रखना है, इधर से लाइट आना चाहिए, पीछे माउंटेन दिखना चाहिए, ये सब कुछ मैंने जो देखा ड्रीम विजुलाइज किया उसको मैं कागज पे ला लिया। फिर वो एलिमेंट ढूंढना शुरू करता हूँ। जैसे ये गाड़ी का मेरे दिमाग में आया तो मैं फिर वो जो लेगो के बहुत सारे टॉयज पड़े, बहुत सारे कैरेक्टर, कम से कम 150 कैरेक्टर के उसके ऊपर हो गया कैरेक्टर छोटे छोटे, उसमें से फिर छांटना शुरू किया कि इसमें कौन सा कहाँ बैठेगा, कौन सा कहाँ बैठेगा। तो जो पहले वो जो दिमाग में विजुलाइज किया उसी को स्केच पे रखा, उसके ऊपर से फिर एलिमेंट कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। तो वो जो एलिमेंट कलेक्ट हुआ फिर वो जो मेरा थीम था तो क्या मुझे ये जो विजुलाइज किया उसको फिर वो एडिटिंग में वो लाइटिंग अप्लाई करता हूँ कि भाई हाँ इस हिसाब से उसको शूट करना है। और ये इमेजेस में मेरी लिमिटेशन मुझे पता थी कि मुझे विंडो लाइट पे ही करना है, एक ही विंडो है मेरे पास जहाँ ही शूट करना है, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था कि मैं सोसाइटी में नीचे जाके कुछ शूट कर सकूँ। तो फिर उसी के हिसाब से मैंने उसको एलोबरेट करके एक सिंगल सोर्स लाइट है जो विंडो से आ रहा है उसको डेवलप किया। बाकी की इमेजेस में तो मैं वो पूरा सोच के रखता हूँ कि इसी टाइम पे जाना है, इसी टाइम पे शूट करना है, और वो सब एलिमेंट्स का भी वैसे ही शूट करना है।
और किसी इमेज के बारे में या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो। आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल रहा है लेकिन। Hello, sir. हाय। First, thank you so much for your precious guidance. थैंक यू Uh, इट्स माय प्लेजर। वो हाँ वो हेलीकॉप्टर और पानी का आपने एक इमेज दिखाया था, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? वो बच्चे बैठे हैं हेलीकॉप्टर में, वाटर के साथ इमेज ली है वो वो तो एकदम रेस्क्यू मिशन जो। स्टार्टिंग। हाँ हाँ हाँ, वाटर पे, और मतलब कैसे किया आपने वो, एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला जो इमेज था वही बात कर रहे हैं ना आप? सॉरी। हाँ, वो बूंदे गिर रही है, स्टार्टिंग में है सर वो। हाँ हाँ, एक मिनट वो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया। ये बात कर रहे हैं ना, ये इमेज। नहीं सर, वो शावर गिर रहा है पानी का, वो अच्छा वो सॉरी। हेलीकॉप्टर में बैठे बच्चे। नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ वो एक मिनट। हाँ ड्रीम इज टू फ्लाई वाला था वो, ये वाला। हाँ हाँ। हाँ तो ये क्या था, ये जैसे शूट किया था मैंने, अब मैं उसका बैकग्राउंड ढूंढ रहा था, फाउंटेन ढूंढ रहा था। मैं एक हफ्ते तक वेट किया, फिर ये एक हफ्ते तक मुझे कहीं फाउंटेन वो मॉल में कहीं भी गया, मुझे जमा नहीं। फिर मुझे एक याद आया कि मेरे गांव गया था गुजरात में, उस टाइम पे एक टेम्पल का शूट किया था। तो टेम्पल के अच्छा। बाहर ये जो फाउंटेन था, तो वो जो पहले की इमेज मेरे पास, स्टॉक इमेज मेरी शूट की इमेज थी, और वो बैकग्राउंड में दिख रहा था कि वो उस टाइम पे तो फाउंटेन में ना ऐसे ही वो सब जो भी लोगों ने डोनेशन दिया था, उसका बैकग्राउंड पे जो ग्रेनेड है उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो वो जो इमेज थी, जो फाउंटेन मैंने फ्रीज किया था फाउंटेन के लिए, तक बैकग्राउंड में तो वो इमेज थी, लेकिन उसको मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। ये इमेज मैंने ली थी 2 साल पहले बैकग्राउंड की, और ये शूट किया उसके बाद, लेकिन फिर लाइटिंग मैंने मैच किया उसका फोटोशॉप के अंदर। और वो जैसे दिखा रहा कि अगर ये नॉर्मली में किसी बैकग्राउंड में उड़ते दिखा था तो वो दिखता नहीं, वो थीम नहीं आता, या तो वो इमेज जो इमोशन नहीं आते कि हाँ वो कोई बड़ा बड़ा माउंटेन क्रॉस करके जा रहा है। तो ये वाटरफॉल दिखाया, पीछे वो जो था उसको क्रॉस वैसे ही था, क्रॉस वहां पर तो माउंटेन जैसा दिखा रहा है कि बाहुबली जैसा कहीं से वाटरफॉल गिर रहा है और माउंटेन को वो ऊपर जाके क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो एक मूवी आई थी रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, जिसका मैंने वो मूवी में सीन था, वो प्लेन उड़ा के वो हीरोइन वो माउंटेन के ऊपर जाती है, वो विजुअलाइज किया था उस टाइम पर कि मुझे ये इमेज ऐसी बनानी है कि वो प्लेन पे उठ के जा रहे हैं, और उसके अंदर थीम रखना है कि भाई उनके जो ड्रीम है कि मुझे बहुत ऊपर उड़ना है। तो ऊपर उड़ने के दिखाने के लिए वाटरफॉल दिखाया मैंने। एक्चुअल था वो फाउंटेन, अभी मैं आपको नहीं बताता, बोलता कि वो माउंटेन का वाटरफॉल था, तब मान जाते वाटरफॉल है, वैसा है। तो जो फाउंटेन का जो इमेज था उसको मैंने बैकग्राउंड में लेके वो वाटरफॉल, जैसे जैसे बाहुबली में वो जो हीरो है बाहुबली, वो ऊपर चढ़ के जाता है थ्रू वाटरफॉल, उस तरह का वो विजुलाइज करके मैंने वो इमेज क्रिएट किया था। सो ये मिनिएचर फोटोग्राफ जो है, आपको एक इसका फंडा बताता हूँ। इसके अंदर 30% इज स्टोरी, आपके दिमाग में एक स्टोरी आनी चाहिए, देन 30% इज फोटोग्राफी, 60% हो गया, 40% इज एडिटिंग स्किल। अब जब तक अच्छा एडिटिंग नहीं सीखोगे, उसको कैसे कैसे हर एक चीज को, हर एक मोड को कैसे कैसे उसको डेवलप करना नहीं सीखोगे, तब तक वो आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मतलब वो फिर भी उसके लिए आप रुको मत। जब मैंने पहली इमेज बनाई, मैंने बोला ना स्टूपिड सी इमेज बना के भी आप ट्राई करो, कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे यहाँ तो ये गड़बड़ होगी। आप अपने दोस्त को दिखाओगे कि या किसी को दिखाओ तो तुरंत बताएगा, अरे यार ये तो यहाँ पैच वर्क दिख रहा है, ये पता चल रहा है कि ये गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। वो जो गड़बड़ दिखाएगा, कुछ किसी को मत पकड़ो, 10 साल के बच्चे को दिखाओ इमेज, वो आपको बताएगा आपकी इमेज में क्या क्या गड़बड़ है। बड़े आदमी से ज्यादा वो दिखाएगा कि मेरी इमेज में क्या गड़बड़ है, यहाँ तो ये होना चाहिए था, यहाँ तो ये होना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये आप मानोगे टिल टुडे, जब तक मैं मेरा फाइनल इमेज बनाऊंगा ना, उसके बाद मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर है वो मेरा ग्रैंडसन। उसको मैं लास्ट मोमेंट बुलाता हूँ, हैरी 2 दिन पहले भी अगर मेरा एडिटिंग बीच में होगा ना, तो आके 2 मिनट ऐसे खड़ा होकर देखेगा, दादू यहाँ ये गड़बड़ है, दादू वो गड़बड़ है। मेरा गुरु वो है। तो ये जो इमेजिनेशन है, तो इसके लिए डोंट हेजिटेट। किसी भी, मुझे कभी भी कहीं पे भी सीखना है तो मैं एक प्यून से, एक रिक्शा वाले से, कहीं से भी सीख सकता हूँ। तो एक बच्चों से तो सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। सो आप किसी को भी दिखाओगे तो तुरंत वो बताएगा, फिर आपको उसका ये कैसे कैसे मैंने डेवलप किया। तो ये डेवलपमेंट वही है कि जब तक आप अपनी गलती नहीं करेंगे, वो एक गलती आप सुधारेंगे, वापस दूसरी जगह गिरेंगे, वो दूसरी जगह गिरेंगे, उसको सुधारेंगे। तो आस्ते आस्ते गलतियों को सुधारते सुधारते आप में वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अभी ये गलती तो नहीं आएगी, ये शैडो तो नहीं आएगा, ये चीज तो नहीं आएगी, वो चीज नहीं आएगी। तो वो चीजें आप अपने आप करेक्ट करते सीख जाओगे, और आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप वो बिल्डअप होता है।
I hope I have answered your question. My pleasure. थैंक यू सर। सर हर एक इमेज में आप एक स्टोरी बनाते हो, उस हिसाब से अभी वो जो स्पाइडरमैन वाली स्टोरी है, हाँ, उसका टॉय शायद उसकी मम्मी का था। कौन सा? तो हाँ इमेज जैसे स्पाइडरमैन वाली वो जो इमेज है, हाँ, किंगफिशर वाली। हाँ हाँ किंगफिशर वाली, हाँ। तो वो स्पाइडरमैन और उसके साथ में वो जो जाली वगैरह बनाई वो आपने फोटोशॉप में क्रिएट किया? नहीं, वो जाली वगैरह बनाने बैठूंगा तो टाइम नहीं रहेगा, तो वो जो जाली है या पीछे का जो ट्विस्टर है, दैट आई हैव टू टेक फ्रॉम इंटरनेट। तो मैंने बोला ना कि मैक्सिमम मेरा कोशिश रहता है। अभी लॉकडाउन में वो सब तो वो तावते तो आके चला गया, उसका तो मैं शूट करने जा नहीं सकता था जो ट्विस्टर था। लेकिन वो मैंने बचपन में मूवी देखी थी जो कॉलेज टाइम पे, ट्विस्टर करके मूवी, तो मुझे लगा कि तावते आया। एक्चुअली वो टॉय देके गए थे मुझे 1 हफ्ते पहले, वो मेरा थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो उनके लिए पहले जान लिया मैंने, वो उसने मुझे टॉय दे दिया, मैंने बोला मुझे आप टॉय दे दो। तो मेरे ये टेबल के ऊपर ही हर रोज रखा, हर रोज मैं उसको देखते रहता हूँ कि इसके ऊपर से क्या स्टोरी डेवलप करनी है। तो और वो जो टॉय था उसके ऊपर से फिर मुझे लगा, और उसी टाइम पे तावते का है, और उसी टाइम पे ये जो स्टॉर्म आया उसके दूसरे ही दिन मैंने बनाया है। तो उसी दिन जब वो न्यूज वगैरह देखा तो मुझे आके चलो ये प्लेन के साथ ऐसा कुछ बना सकते सीन, और बाकी के एलिमेंट्स वो जो स्टॉर्म है वो दिखाने के लिए, तो वो उसके ऊपर से आइडिया मैंने डेवलप किया। जनरली मैं ऐसे ही करता हूँ कि टॉयज लेता हूँ तो मेरा वो टॉय के ऊपर से या कुछ भी थॉट मेरा उसके ऊपर से बिल्डअप करना शुरू करता है। टॉय के ऊपर से अगर बिल्डअप करना है तो 50-70% टाइम तो होता है कि टॉय मैंने हाथ में लिया तो आइडियाज बिल्डअप होना शुरू होता है। अगर नहीं हुआ तो मेरे टेबल के मॉनिटर के बाजू में रख देता हूँ, तो जैसे जैसे मैं घूमूंगा और उसको देखूंगा मुझे तुरंत कुछ ना कुछ क्लिक होगा कि इसके ऊपर से मुझे बनाना है। तो उस हिसाब से फिर मैं इमेजेस या स्टोरीज क्रिएट करता हूँ। सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सिनेमा में ये जो टेक्नोलॉजी है हाँ ये वीएफएक्स में बहुत इस्तेमाल होती है, हाँ। तो उसके बारे में आप गाइडेंस कीजिए ना प्लीज। मैं तो वीडियो शूट नहीं करता हूँ और वीडियो में मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन वो बहुत एडवांस है। और ये सिनेमा में यूज करना मतलब आज भी आप मानोगे नहीं, कितने सारे यूएस के मूवीज है जिनका एडिटिंग अपने इंडिया में होता है। साउथ में और बहुत बड़े अच्छे अच्छे स्टूडियोज है जिसमें उनका एडिटिंग, यूएस में भी बहुत सारा होता है, लेकिन कई सारों के आप देखोगे कई सारी मूवीज में तो उसमें उनका कई सारा एडिटिंग अपने हो, लेकिन वो बहुत सारे अलग अलग एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें हो सकता है। वीडियोस में तो आराम से हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास उसका नोहाउ ज्यादा होना चाहिए। मेरा जो नॉलेज है मैंने एडोब प्रीमियर तक और एडोब आफ्टर इफेक्ट तक रखा, जो मैंने सीखा है। वीडियो एडिटिंग वगैरह में करता हूँ, लेकिन मैंने मिनिएचर उसमें किया अभी तक, क्योंकि मुझे इसमें से ही ज्यादा मजा आता है, जो इमेजेस में से ही ज्यादा मजा आता है स्टोरी टेलिंग का। क्योंकि वो वीडियो क्रिएट करने के लिए एक तो वो जो क्लाइंट है उसके लिए आपको एक्टर्स चाहिए, तो जो एक्टर आपको मोमेंटम में वो कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, लेकिन आप किसी को बोलो कि 5 मिनट के लिए आप ये मेरे लिए एक्टिंग करो, देन वो बैंड बज जाता है, वो तुरंत वो आप एक्टर तो ला नहीं पाओगे, वो फिल्म में वो कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए एनिमेशन के या जो वीडियो वीएफएक्स के कोर्सेज रहते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट है वो सिखाते हैं, तो आप आराम से सीख के वीएफएक्स में बहुत सारा करियर बना सकते हैं। और उसमें भी स्काई द लिमिट है, बहुत सारा आप सीख सकते हैं। जो माया और वगैरह बहुत सारे वीएफएक्स के वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, और अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट है वो सिखाती है, तो उसका वहीं अप्लाई कर सकते हैं। एज एन लेमैन उसको अप्लाई करना होगा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने जो कोशिश की है कि एज एन लेमैन भी कोई इसको यूज करना चाहे, उसको अप्लाई करना चाहे, तो अपने डे टू डे लाइफ में आप एज एन एंजॉयमेंट, एज एन प्रोफेशन, एज एन बिजनेस या एडवर्टाइजिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत आइडियाज मिले आज। माय प्लेजर। एक अलग सी दुनिया देखी जैसे। थैंक यू। हेलो हाँ जी सर, आपने ये जो मैनेचर के बारे में बताया, मैं पहले कभी जानता भी नहीं था ये ऐसे बनाते हैं। क्या? और आज देख के कुछ ये मैनेचर फोटोग्राफी के बारे में हाँ 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 ज्यादा कुछ जानता नहीं था, हाँ हाँ पर आज ही देखने को मिला कैसा होता है, क्या होता है। हाँ। ये हम वेडिंग के इन केस ऑफ वेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते? सबसे ज्यादा उसी में चलता है, प्री वेडिंग में। प्री वेडिंग में आप इसके जितने वीडियो आपने ये फोटोग्राफी का मैंने तो लिया है, और ये तो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया क्लाइंट का बहुत सारा काम। नहीं तो वो प्री वेडिंग में आप करते हो तो जितना सूट आपको कैंडिड वाले को मिलता है उससे डबल पैसा आपको मिनिएचर देंगे। 5 इमेज दीजिए, आपको 10,000 रुपया कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, 15,000 रुपया सिर्फ 5 इमेजेस का।
3 से 5 इमेजेस के लिए भी जिसको आपने थीम दिखा उसको दिखाइए। आप किसी का भी आप एक कोशिश करना, उनको 3-4 इमेज लेके आप या तो मेरी इमेज दिखा के बताइए इसका मैं 10,000 लूंगा, बोलो करके देंगे। आप वो क्लाइंट तैयार होता है कि नहीं देखिए, आप 3 इमेज के भी उतने रुपए देने तैयार होते हैं, तो देते हैं लोग। कैंडिड फोटोग्राफी से ज्यादा ये मिनिएचर में, ये अपने एल्बम में मैंने कई सारे इनके किए जो अपने एल्बम में वेडिंग में उनकी 500 पिक्चर में 4 इमेज डालने के लिए लोग कितना रुपया डालते हैं, क्योंकि ये यूनिक है, उनको दिखना है, हर एक से हटके दिखना है, हर एक से अलग दिखना है। सो आप अगर ये करते हो, आपकी वेडिंग फोटोग्राफी में इंक्लूड करते हो, तो आपका वो अलग से एक चार्म बन जाएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने सचिन सर का वो अटेंड किया था वेबिनार, उन्होंने बताया था कि आप कुछ हटके करेंगे, आपके स्टूडियोज में कुछ नया करेंगे, आपकी स्टाइल में कुछ नया करेंगे। हर कोई हर गली के नुक्कड़ पे अगर मिल रहा है वही आप करेंगे तो लोग क्यों आएंगे अपने पास? कुछ नया करेंगे, कुछ नया दिखाएंगे, आप कोशिश करेंगे नया कुछ दिखाने की, नया कुछ करने की, तो लोग आएंगे आपके पास। तो एक अपनी आइडेंटिटी में, तो मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। 2016 में आई वाज अ कॉमन फोटोग्राफर, मैंने कुछ नया किया, कुछ नया देखा, तो आज मुझे लोग इसी के साथ जुड़ के भी कनेक्ट होके देखना चाहते हैं कि ये चीज कैसे की है। तो अगर ये मैंने स्टूपिड सी इमेज बनाई नहीं होती, उसको मैंने एलोबरेट नहीं किया होता, कुछ नयापन नहीं लाया होता, तो कोई नहीं पहचानता था। आई वाज अ फेस इन द क्राउड। सो इसीलिए मैं तो चाहूंगा कि नॉट इवन इन वेडिंग फोटोग्राफी, आप बहुत सी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। और वेडिंग में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि लोग फोटोग्राफी में, आप बजट देखिए कितना होता है लोगों का। सबसे ज्यादा फोटोग्राफर पहले बजट उनका पहले वो होता है, 3 चीजों पे फोकस होता है वेडिंग में, खाने पे, डेकोरेशन पे और फोटोग्राफी पे। 3 पे तो पूरा खर्चा होता है कि नहीं? हेलो हाँ जी। सर, ये आपने जो मिनिएचर में पूरा हर सब्जेक्ट आप सेपरेटली मतलब हर सब्जेक्ट का पिक्चर जो है वो सेपरेटली आप कैप्चर करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पॉसिबल है वो वहां करता है। जैसे टॉय में इसको बिठाए तो टॉय में उसको छोटा करके तो नहीं बिठा सकता, तो जो जनरली ह्यूमन कैरेक्टर होता है उसको आप सेपरेटली शूट कर सकते हो, बैकग्राउंड और टॉयज को वहां सेपरेटली कर सकते हो, तो ये हार्मनी होगा। एनी क्वेश्चंस मैम? किसी को क्वेश्चन होंगे तो पूछिए आप। कोणाला क्वेश्चन असतील, प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा। सर देतायत छान, प्रत्येक प्रश्नाला त्याच्याकडे उत्तर आहे आपल्या। आई थिंक किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहे, सब पहली बार देख रहे तो इमेजिनेशन के ऊपर जा रहा है शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और ऐसा आप ये भी मत सोचिए कि आप मुझे फोन नहीं कर सकते, कभी नहीं। कभी भी आपको कुछ डाउट हुआ, आई एम ओपन टू आंसर एनी टाइम। आप कभी भी मुझे पूछेंगे, फोन करेंगे, मैं बताऊंगा। आपका मोबाइल नंबर आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, लिख लीजिए आप मेरा नंबर भी, 99207। अभिजीत तिथून मेसेज मध्ये टाकलं नंबर। हाँ, ग्रुप में आप डाल भी दीजिए, तो लिख लीजिए 9920788775। और मेरा वेबसाइट भी है, मेरा जो आइडेंटिटी है वो ये है, ये लाइट्स एंड स्माइल्स बाय उमेश ठक्कर। ये मेरा वेबसाइट भी है, लाइट्स एंड स्माइल्स बाय उमेश ठक्कर। इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से पेज है मेरा, लाइट्स एंड स्माइल्स बाय उमेश ठक्कर। इवन फेसबुक पे भी पेज है सेम नाम से, लाइट्स एंड स्माइल्स बाय उमेश ठक्कर। तो लाइट्स एंड स्माइल्स अपना फोटोग्राफर का होता है, हमें स्माइल भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, उसी की सबसे मेरा ये मेरा ब्रांड नेम रखा है, लाइट्स एंड स्माइल्स। तो आप मुझे कभी भी मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कुछ भी फोन करेंगे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सर आप एक बार स्क्रीन पर आपका नंबर शेयर कर दीजिए प्लीज। एक मिनट। नोटेशन कर देता हूँ, एक मिनट। क्योंकि मैं जनरली इस पे करता नहीं हूँ।
टैक्स है इसमें। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग कि मैं ये ब्रश से ट्राई कर रहा हूँ। सो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9920788775। सर हाँ जी। सर वो फोटोग्राफी में लाइट का कैसे सीखे, इसके उसके बारे में कोई बताइए ना, बुक या वेबसाइट। लाइट के लिए हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे करे उसके बारे में। या तो कहीं पे आपको बेसिक फोटोग्राफी का कोई कोर्स करने मिलता है ऑनलाइन तो वो सीख सकते हैं। तो लाइट के बारे में आपको ज्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है। यूट्यूब तो खजाना है उसके लिए। बेसिक लाइट समझने के लिए तो आपको कई सारे पिक्चर्स लेने पड़ेंगे। आप कुछ मत कीजिए, एक टॉय या कुछ भी रहेगा आपका आर्टिकल, एक वाटर बैग भी आपकी विंडो के बाहर या बाहर रखिए, उसके चारों ओर से पिक्चर लीजिए। आपको 2 मिनट में समझ में आएगा कि क्या क्या लाइट कहाँ से कौन से एंगल से क्या होता है। एक पिक्चर ही गणपति बापा का स्टेच्यू भी होगा, वो भी आप डे लाइट में बाहर रखिए, उसके चारों ओर उनके 7 से 8 पिक्चर लीजिए। आपको समझ में आएगा कि हर एक पिक्चर में शेडो और लाइटिंग का क्या इफेक्ट होता है। उस सन कहाँ था, मुझे कहाँ शेडो मिला, कौन से एंगल से क्या मिला। ये तो बेसिक थिंकिंग है फोटोग्राफी के लिए, आपको सीखने के लिए। बाकी फोटोग्राफी के लिए आप किसी के पास बेसिक फोटोग्राफी 2 घंटे का 4 घंटे का कोर्स सीख सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है इसके जिसमें आप लाइटिंग समझ सकते हैं। बाकी सब मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आएगा। एक बार आप फोटोग्राफी का बेसिक फंडा सीख लीजिए कि आपके पास जो कैमरा होगा कैमरा समझ लीजिए। कैमरा समझने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है उसका मैनुअल। मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ, आपके पास जो कैमरा उसका मैनुअल पहले पढ़िए। किसी को पूछने से पहले 90% चीजें तो आपके मैनुअल में ही मिल जाता है। मीटरिंग मोड क्या है, या हर एक चीज इसकी अच्छी तरह बताई गई है उसके अंदर। फोकस क्या है, ऑटो फोकस क्या है, मीटरिंग मोड क्या है, हर एक चीज अपना हम जो कैमरा यूज करते हैं उसका मैनुअल आप पढ़ेंगे। दैट विल द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको 2 मिनट में आपका दिमाग में बैठ जाएगा कौन सा बटन कहाँ पे, कौन सा चीज कहाँ पे। फिर वही एक एक बटन के ऊपर आप 3 फंडामेंटल जो आईएसओ जो ये एक्सपोजर ट्रायंगल है, आईएसओ अपर्चर और ये शटर स्पीड, ये बेसिक फंडा सीखिए। देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस से आपको लाइट समझ में आएगा। लाइट किसी मैजिक जैसा नहीं, किसी आप ट्यूटोरियल देख लिया 2 घंटे को सिखा देगा। लाइट समझने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक। तो जितनी पिक्चर आज डिजिटल का जमाना, पहले तो रोल था, आपको डेवलप करने जाना पड़ता था या पैसे खर्चा हो गया। अभी तो डिजिटल है, अब एक कैमरा एक कार्ड पे 500 इमेज आ जाती है। तो वो कितने सारे इमेज का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लाइट देखिए, उसको स्टडी कीजिए। मैंने 2 बजे लिया सेम, इवन वो तो करेंगे एंगल से अलग अलग। सेम स्टेच्यू लीजिए, सुबह लाइट लीजिए पिक्चर, दोपहर को लीजिए, शाम को लीजिए, हर एक लाइट में क्या क्या डिफरेंस आता है उसको स्टडी कीजिए, तो आपको अच्छा पता चलेगा उसमें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Any other questions? कुणाला अजून प्रश्न आहेत का? असतील तर विचारा. सर अभी बैजू सर आके गए, शायद आप पहचानते होंगे बैजू सर को। अच्छा, बैजू पाटिल सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ही वाज इंटरनेशनल अवार्डेड पर्सनालिटी। ग्रेट। वो आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ वो आए थे लेकिन शायद अभी चले गए। अच्छा। आज बरेच जण आलेत पण आज कमी आहे संख्या, का बरं काय माहिती। युट्यूब वरती कदाचित नंतर सगळेजण बघतील असं दिसतंय। ओके, नो प्रॉब्लम।
बहुत अच्छा लगा सर पूरा प्रेजेंटेशन देख के। थैंक यू सो मच, और माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सबसे छोटी जुड़ छोटी के। बातें हैं, अलग अलग फोटोग्राफी में लाइटिंग का सेंस कैसे अलग अलग हो सकता है, ये देखने को मिला। शायद आप दोपहर में बहुत सारा शूट करते हैं, ऐसे मैंने देखा आपका ओवरऑल लाइटिंग टॉप लाइट में है। हाँ, बहुत बहुत टाइम पे होता है, नहीं ऐसा भी नहीं कि दोपहर में। मैं फिर जब वो मुझे बताओ ना, मैं जिस तरह का लाइटिंग मुझे मूड लाना है वो मैं फिर एडिटिंग में भी कई बार करता हूँ, लेकिन मेजर टाइम मेरा या तो सुबह 11 बजे या सुबह को 3 से 5 के बीच में करता हूँ। अच्छा, हाँ ज्यादा करे, क्योंकि दिख रहा है जो लाइटिंग दिख रहा है वो टॉप लाइटिंग को मद्देनजर रखते हुए दिख रहा है। हाँ जो भी बहुत सारी इमेजेस में वही हाँ समझ में आया कि टॉप लाइटिंग को आपने यूज किया है। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 2-4 दिन में आपको कुछ ना कुछ इमेजेस भेजूंगी। थैंक यू, एनी पर टाइम। बाकी तरफ से तो पता नहीं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं शायद बहुत सीनियर्स भी हैं, तो मैं उनकी तरफ से तो नहीं बोलती, लेकिन मैं खुद आई विल ट्राई डेफिनेटली। नहीं कीजिए ट्राई, कोई बात क्योंकि क्या है, नया सीखने को बहुत इम्पोर्टेंट है कि नया सीखना चाहिए आदमी ने। वैसे कल मैंने उसको स्टार्ट किया एक्चुअली, मैंने आपको बोला सुबह नहीं। मॉर्निंग में। हाँ हाँ और कोशिश करेंगे कि वो लाइटिंग को और डेलाइट को ज्यादा क्रिएट करें। हाँ इतने सारे टॉयज, पहले तो टॉयज लेने पड़ेंगे। अब सोचूंगी मैं कि हर एक टॉयज मेरे पास भी ऐसा कुछ हो कि जिसको मैं मेरे फोटोग्राफी में यूज कर पाऊँ। हाँ, आपके घर में जितने पड़ेंगे उसमें से भी कुछ ना कुछ नया बन सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय इमेज अगेन। मुझे बहुत खुशी हुई सबसे कनेक्ट होके। थैंक यू वेरी मच। सचमुच में मतलब मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपके प्रेजेंटेशन से। मोस्टली विजुअलाइजेशन, उसकी पावर कितना, मतलब हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, वो स्काई इज नॉट द लिमिट, आप ही ने वो बताया आपके प्रेजेंटेशन में। आप और कभी एक डिस्ट्रिक्ट मत बात मुझे कीजिए। बहुत अच्छी लगी कि आपने ये बोला कि कोई उम्र नहीं होती सीखने की। हाँ, मैं तो और आज भी नया नया कुछ ना आज कुछ ये सीखता हूँ। सब नहीं होना चाहिए अपने डिक्शनरी हाँ, में। सच अ ब्यूटीफुल मैं वर्ड कि इवन टिल टुडे एवरी डे आई स्पेयर 3 to एटलीस्ट 2 से 3 घंटा मैं स्पेयर करता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि इसी को डेवलप करने के लिए, कुछ ना कुछ नया। अभी मैं कुछ नया और सीख रहा हूँ जो पता नहीं मुझे कब काम आए। मैंने बोला ना, अभी ये 6 महीने पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखा, तो फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, कैसे उसको प्रमोट करना, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ। ये ना मानो कि जब मेरा बिजनेस है उसकी वजह से मैंने 350 मार्केटिंग के सेमिनार अटेंड किए। और मार्केटिंग का मैं खाऊंगा, एक MBA से भी ज्यादा अच्छा मार्केटिंग कोई भी चीज का मैं कर सकता हूँ। अब मेरा एक मानना है, हर एक बिजनेस का स्केलेटन एक ही होता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, एक हाड़ पिंजर जो बोलते हैं ना, हर एक आदमी के अंदर वो स्केलेटन एक ही होता है। हर एक बिजनेस, कोई भी आदमी मुझे अगर बोले कि ये बिजनेस मेरा नहीं चलता है, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि हर एक बिजनेस के अंदर, चाहे वो स्टेशनरी वाला हो, चाहे वो पान वाला हो, चाहे होटल वाला हो, हर एक बिजनेस में कोई ना कोई हजारों रुपये कमाने वाला कोई तो है। 100,000 का बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन एक तो ऐसा बंदा होगा जो उसमें बहुत सारा रुपया कमा रहा है और बहुत सारा सक्सेसफुल है। तो आप जो नहीं कमा रहे उसकी गलतियां ढूंढिए कि उसने क्यों नहीं कमाया, और जो कमा रहा है वो क्यों कमा रहा है, उसने क्या नया किया जिसके से वो कमा रहा है। वो दोनों को आप एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, गलतियां मत कीजिए, उनमें से सीखिए। सो कोई भी बिजनेस, आज मुझे कोई चैलेंज करे, 6 महीने के अंदर उसका बिजनेस में लाइन पे ला सकता हूँ। मुझे स्टेशन से आते घर तक आता हूँ, उसमें मुझे 500 बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। लोग सोचते हैं कि ये क्या नया ग्रेजुएट निकलते हैं, सोचते हैं क्या बिजनेस करे। अब मानो मैंने 81 में ये जॉब किया था, मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। 83 में 82 में का टीवी का कलर टीवी लॉन्च हुआ अपने। 83 में मैंने टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे टीवी ऑपरेट करना भी नहीं आता था। मैंने लाइफ में हमेशा हर एक डेंट से सीखा है। मेरी लाइफ में जहां जहां डेंट है उसमें से मैंने कुछ नया सीखा है। सो मैंने किसी और से वो मेरी जिंदगी का पहला टीवी लिया, मुझे सर्विस नहीं मिली, तो मुझे लगा यार ये टीवी का लाइन पूरा सर्विस का लाइन है, अगर आप सर्विस नहीं दे पाओगे तो सर टीवी क्या बेचोगे। तो वो मेरा खास क्लोज फ्रेंड था, तो भी मैं वो टीवी की लाइन में मैंने ये किया। जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मुझे टीवी ऑपरेट करना ही नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद टीवी रिपेयरिंग सीखा पहले, और फिर वो टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर मेरे यहाँ टेक्नीशियन भी रखे, लेकिन टेक्नीशियन का हर तीसरे महीने में जब मीटिंग लेता था ना, उनको बोलता था, मेरा आइडल कौन था, मेरी दुकान के सामने एक बार्बर था जो बाल काटता था, मेरी एग्जैक्ट शॉप के सामने था। उनको मेरी मीटिंग लेता था मैं, स्टाफ की मेरे 18 लोग थे, उनकी मैं मीटिंग लेता हूँ तभी। तो मैंने उनको बोला था पहली बार कि मेरा वो आइडल वो है।
मैं किसी का पैर नहीं पकड़ूंगा। वो मेरा बिजनेस जो मैं करूंगा वो मैं उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा। पहले तो मेरा बिजनेस कोई भी होगा, किसी भी चीज का होगा, मैं पूरा उसका आप जब सब सीख लूंगा, उसकी ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूंगा। फिर अगर वो जो मेरे यहाँ काम करते हो मेरी टांग खींचने की कोशिश की तो मैं वो उसके बाल काटने जाऊंगा, लेकिन किसी की मोहताजी नहीं करूंगा, किसी का पैर नहीं पकड़ूंगा। मुझसे जो होगा मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के मैं प्लेन उड़ाऊंगा। लेकिन अगर कोई आदमी आपके टेक्नीशियन, मैंने कैफेटेरिया भी स्टार्ट किया था बॉम्बे में, मैंने स्टार्ट किया था, वो एक छोटा सा फ्रेंचाइजी था। मैंने जो उसका डिजाइन किया, मेनू, इंटीरियर वगैरह, मेरे जो कंपनी को इतना पसंद आया, मेरे से रेप्लिका 89 ये बनाए। मैंने स्टार्ट किया था एकदम छोटे लेवल से, आई बिकम द हाईएस्ट सेलर इन इंडिया। उसके बाद वो मैंने उसको इतना टॉप पे लेके मुझे यूएस जाना हुआ तो मैंने वो फ्रेंचाइजी प्रीमियम लेके सेल किया, दूसरे को दे दिया वो बिजनेस। तो उसके अंदर भी वो मेरी लाइफ में मेरे बाप दादा ने किसी ने होटल का बिजनेस नहीं किया था, वो करके मैंने दिखाया, एक छोटा सा आउटलेट खोल के पूरे इंडिया में टॉप लेवल पे लाके उसको दिखा दिया कि मैं ये लेवल पे उसको लेके जा सकता हूँ। सो किसी भी बिजनेस को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, सिर्फ आपको उसका इन एंड आउट सब जानना जरूरी होता है। आपने वो जान लिया तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, मैं कोई भी बिजनेस करा सकता हूँ, चला सकता हूँ, और वो लाइफ के एक्सपीरियंस से ही आता है। और इसीलिए मैं हर कोई चीज हर चीज में, और मुझे वो हर चीज का वो आर्टिकुलेट करना बहुत अच्छा लगता है। जो भी चीज मुझे सुपरफिशियल सीखना अच्छा नहीं लगता है। स्टार्ट करना सुपरफिशियली, आपने छोटे से स्टार्ट किया, लेकिन फिर उसको डिसेक्शन करना मुझे बहुत मजा आता है। उसके वो पूरे तार तार निकाल देना हर एक चीज का, उसको डिसेक्शन करना और उसको समझना कि वो चीज क्या है, वो बिजनेस क्या है। वो अपने आपने अगर उसका हार्ट तक उसको वहां तक पहुंच गए तो फिर वो बिजनेस में आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपको पता है कि क्या है, राइट हैंड घुमाने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड घुमाने से क्या होगा, मक्खी कहाँ से उड़ेगी और कहाँ से मैं चश्मा पहन पाऊंगा। वो आपने अगर सीख लिया तो वो बिजनेस आपको कोई नहीं हटा सकता वो बिजनेस से। और मैंने वो लाइफ के हर एक अपने अपने डेंट से ही सीखा, हर एक बिजनेस, हर एक चीज मैंने जो भी नॉलेज लिया है। मेरे अकाउंटेंट ने मेरे साथ मस्ती की तो मैं पूरा अकाउंट सीख गया। वो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर पूरा 11th 12th कॉमर्स का बुक लेके आया, पूरा वो कॉमर्स वो अकाउंटेंसी पूरा मैंने वो चीर फाड़ करके रख दिया। आज मैं वो टैली का या टाटा का पर्सनल अकाउंट है उसका इसका मास्टर हूँ। पूरा मेरा जो अकाउंटिंग है पूरा मैं करता हूँ, ऑडिटिंग भी मैं करता हूँ, सब कुछ अकाउंट का इन एंड आउट सब सीख लिया। किसी का मोहताजी नहीं रखने का, लाइफ में जितना सीखने को मिले सीखो। तो मतलब किसी ने भी चैलेंज किया कि मेरे बिना नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी के बिना भी चला सकता हूँ। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, बस वो मेरा लाइफ का फंडा है। लाइफ में कभी भी किसी चीज से हार नहीं मानना है। और लाइफ में मैं तो बोलता हूँ, मैं कभी भी इसलिए, जैसे वैभव सर ने बताया, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट मेंबर बट आई एम द एल्डेस्ट मेंबर। उनकी जो फोटोग्राफी ग्रुप में सबसे ज्यादा उम्र मेरी है, लेकिन आई एम बीइंग नोन एज आई एम द यंगेस्ट मेंबर, क्योंकि मेरे ख्यालात वैसे, मैं कभी भी अपने आप के अंदर के बच्चे को मारने नहीं दिया। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स है, वो ज्यादातर फ्रेंड टीनेज और बच्चे हैं। लोग बोलते हैं मैं कभी सीनियर सिटीजन क्लब में जाता नहीं। मैं सीनियर सिटीजन क्लब में क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं अपने आप को सीनियर सिटीजन मानता ही नहीं। आई एम द यंगेस्ट पर्सन। मेरा टीनेज लोगों के साथ बहुत बनती है। उनका सारा मेरा जो कैफेटेरिया था सब बच्चों के साथ इतना बनता था। उनका सारा प्रोजेक्ट का काम, उनका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, उनके साथ म्यूजिक का डिस्कस करना, कोई भी नया मूवी डिस्कस करना, कोई एल्डर है तो उसका 40s की मूवी भी डिस्कस करता हूँ। और किसी ने मेरे साथ अभी पूछा कि ये टैलेंट कैसा है, तो उसका भी मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ उनके साथ। सो मेरे हॉबीज ऐसे मैंने रखे हैं कि मैं किसी के साथ भी इंटरकनेक्ट होता हूँ। और मैंने अपने आप को कभी भी वो एज के साथ, एज इज जस्ट अ नंबर, आप एज के साथ अपने आप कभी मत बांधिए। मैं तो अभी यूएस गया था, मेरे बेटे को बोला तू कोडिंग वगैरह करता है, मुझे पाइथन वगैरह सीखना है, कोडिंग सीखना है, मैं भी यूएस में किसी कोडिंग कंपनी में काम करूंगा, ज्वाइन करना। तो वो हंस रहा है कि पापा वे पूरा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, आपको कंप्यूटर का कोडिंग। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क किया। मैंने जब कंप्यूटर लिया था तो माउस पकड़ना नहीं आता था, उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर ले लिया। और आज मैं 3 साल यहाँ के बॉम्बे जॉब किया, पूरा वो उनका नेटवर्किंग और पूरा वो कंप्यूटर कनेक्ट करना वो सब मैंने किया, उनका डेवलप किया, ब्रांचेस को कनेक्ट करना। आज भी मैं पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ खुद अपने आप सीखा हूँ। सो सीखने की अपना दिमाग में इतनी सारे कमरे हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ ये लॉकडाउन इट्स अ प्रेशियस टाइम, आप कुछ भी सीखो। हर कोई चीज, कभी सीखी हुई चीज कहाँ काम आएगी आपको पता नहीं। तो मेरा बिजनेस वहाँ गुजरात में छोड़ के यहाँ, तो मैं यहाँ काम 6 महीना मुझे लगा, मुझे क्या करूँ यहाँ के, वापस चला जाऊँ। लेकिन बॉम्बे में आके वापस मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल है, लोकल ट्रेन बहुत कुछ सिखाता है। लोकल ट्रेन में आप देखो, कोई भी वो थाना से चढ़ा या दादर से चढ़ा, कहीं पे भी लोग क्या कोशिश करते हैं, मुझे तो 1 बाय 1 फुट की दरवाजे में जगह मिल गई, फिर सीट तक या विंडो सीट तक कैसे पहुंचना है, तो हमें खुद पहुंचना है।
विंडो सीट तक पहुंचना है, मुझे जगह मिलनी चाहिए, 1 स्क्वायर फीट की जगह मिल गई, मैं चल के विंडो सीट पे बैठूंगा ही बैठूंगा, हवा खाऊंगा ही खाऊंगा कैसे भी करके। तो वो जो जो लाइफ का जो वो बोलते हैं ना स्टेमिना एनर्जी, वो रखना चाहिए लाइफ में, कभी किसी भी चीज में झुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ में। वही होता है कि हर आदमी सीखने के लिए कुछ ना कुछ उसके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आदमी कुछ खुद को पुश करने के लिए सोचता है। हाँ और वही करना चाहिए, निगेटिविटी की तरफ जाने से अच्छा है कि खुद को पॉजिटिविटी के लिए पुश करें। बिजी रखो, अपने आप को बिजी रखो आप, या बिजी रखो थोड़ा सा। उसी वो एक दौर होता है कि जो आपको सडन डिस्टर्बिंग होता है, और वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को आप अपनी लाइफ में से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं अगर आपकी सोच पॉजिटिव से जुड़ी हुई हो। हाँ हाँ, वो तो है। तो जिंदगी में ऐसे दोस्त भी होने चाहिए, ऐसे एटमॉस्फेयर भी अपने पास आजू बाजू में होने चाहिए कि जिस वजह से आदमी चेंज होता है। ट्रू, सही। शायद इसीलिए आप बहुत सारे अचीवमेंट्स करते हैं। आपने जैसे बोला कि कुछ अगर कोई मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेता हूँ। हाँ, ये उसी चीज़ प्रॉब्लम में से आपको डेंट में से सीखने को मिली मिलता है। हमें। हाँ, और डेंट में, लाइफ में जितने डेंट आते हैं उसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसी में से आप नया कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। यस यस, डेफिनेटली सर। सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारा टाइम हमें दिया, और आपको बहुत ही एक पावरफुल प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया से था। उसका प्रेजेंटेशन का लुक भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल वेरी मैंने प्रोफेशनल। बोला मैं, हाँ एकदम सिंपल एंड स्टूपिड, में कुछ ज्यादा वो बैकग्राउंड डालो ये डालो, कुछ नहीं, सिंपल एंड स्टूपिड, लोगों को गले में उतर जाए सीधे जैसा बात होना चाहिए, सिंपल सा। फिर उसको मुझे वो सिंपल सी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, हर एक चीज सिंपल एंड स्टूपिड, सिंपल सी रखो बस। सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल है, स्टूपिड तो नहीं बोलेंगे हम इसको। इट्स Thank you. नाइस एंड क्यूट ब्यूटीफुल आपका It's very प्रेजेंटेशन। difficult to be simple. थैंक यू। विजय सर तुम्हाला बोलायचं आहे? विजय सर, खंडागळे सर बोलता आपण? परत उमेश सरांचं मनापासून मी आभारी आहो, कारण आज आम्हाला तुम्ही लहानपणात पोहोचवलेलं आहात। ज्या गोष्टी आम्ही काही करू शकत नव्हतो त्या गोष्टी आज आम्हाला शिकायला मिळाल्या आणि अनुभव मिळाला की त्यातनं आम्ही काहीतरी करू शकलो। माझ्याकडे एक छोटासा आता टॉय दिसतोय तुम्हाला, हाँ ये छोटा सा, हाँ ये इसके ऊपर आज मेरी बच्ची है प्राची करके, उसने कुछ शूट किया हुआ है, अरे वो वाह। सब उसके दिमाग से। और हाँ। अभी लास्ट सेशन टीसी पे मैंने सेशन देख रहा था और मोबाइल पे वो सेशन देख रही थी। हाँ। और सेशन देखते देखते इतना कुछ उसने ड्रीम्स बना ली कि अपने को खेत में जाके कुछ फोटोग्राफ क्लिक करने हैं। हाँ। खरंच हिंदीमध्ये जास्त बोलणार नाही, परंतु मराठीमध्ये आज तुम्ही लहानात लहान, एकदम लहान बनवून टाकलं आम्हाला फोटोग्राफरांना सगळ्यांना, की आज जे विषय माहिती नव्हते ते विषय तुम्ही आम्हाला प्रेझेंट केले। त्याच्यापासून कसं आपण आपला अर्निंग करू शकतो, कसं आपला प्रोफेशनल डेव्हलप करू शकतो, त्या खऱ्या गोष्टी आपण या माध्यमातून चांगलं मार्गदर्शन आम्हाला केलं। फोटोग्राफर वेलफेअर असोसिएशन आणि ग्रुप स्टुडिओच्या माध्यमातून आम्ही आपले शतशः ऋणी आहोत। आम्हाला आपलं मार्गदर्शन असंच लाभू द्या। काही अडचण असली तर आम्ही तुमच्याशी संपर्क करू, जेणेकरून आम्हाला यातनं काही चांगल्या गोष्टी कशा काही करायच्या आहेत, काही क्रिएटिव्हिटी करायची आहेत, ते आम्ही शिकायला हे करू शकतो। धन्यवाद सर। माय प्लेजर, एनी टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के। किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कभी भी फोन कीजिए, मैं कभी भी जवाब दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, बस। थैंक यू।